इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समाप्त किया था। तो हमने आपसे कहा था कि जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों प्रकार के वाक्य जो हैं, अर्थात 3 प्रकार के उनको मानिए, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इन तीनों की एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाएंगे, जहाँ पे सारे क्वेश्चन क्रम से आएंगे। तो जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, चूँकि एग्ज़ाम में आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में कभी भी हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए नहीं आता है, लेकिन उसमें आएगा कि इंग्लिश से मतलब कि इंग्लिश का अनुवाद यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदलने के लिए, इस तरह के वाक्य आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। लेकिन उनका स्वरूप जानने के लिए आपको सबसे पहले हिंदी से अंग्रेजी में जानने का तरीका आना चाहिए। तो हम लोगों ने शुरुआती जो 2 वीडियो बनाए उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा अध्ययन हम लोगों ने किया, इनकी पहचान, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या सब होता है, सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में हम करवाएंगे आप लोगों को। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक करिए, ताकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारा उत्साहवर्धन होगा और शेयर करने से इस चैनल का भी उत्साहवर्धन होगा, ताकि जितने भी बच्चे हैं डीएलएड के उनके पास ये चैनल पहुंच पाए। और सभी लोग इस जो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि घर बैठे इस लॉकडाउन में हम आप लोगों को कुछ न कुछ दे सकें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उसका फ़ायदा सारे बच्चों को मिलता रहे। आइए हम लोग आज एक्सरसाइज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। एक कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के आया हूँ, ताकि इसका मैं आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करा सकूँ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हिंदी में। पहला क्वेश्चन है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब हमें अनुवाद करने में सबसे पहले यह जानना होगा, हम सबसे पहले पहचान करना सीखते हैं। चूँकि हमने आपको बताया था इसके पहले वाली वीडियो की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि ता ती ते के पश्चात हैं हूँ हो आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ता ती ते में से ते आया और हैं हूँ हो में से है आया है। अतः इसकी पहचान तो हो गई कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके बाद हम यह पहचान करने की कोशिश करेंगे कि यह अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि प्रश्नवाचक वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए ना, कहीं पे क्या, क्यों, कब, कैसे आया है, ना ही नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये सिंपल सी बात है कि यह पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब चूंकि देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर सबका लिखते चलेंगे क्रम से, ताकि अनुवाद करने में कोई दिक्कत ना हो। इसका स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें आती नहीं है तो सीधे मेन वर्ब पे आ जाते हैं। मेन वर्ब में यस अथवा ईएस जुड़ता है जरूरत के अनुसार, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब में यस अथवा ईएस जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। यह आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। एक ही बार इसको हम लिखेंगे, बार बार वीडियो में नहीं लिखेंगे। पक्षी आकाश में उड़ता है, सबसे पहले यहाँ कौन आकाश में उड़ते हैं? पक्षी, यानी सब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि उड़ते हैं, यहाँ पे देखिए उड़ते हैं तो प्लूरल हो गया, तो पक्षी की अंग्रेजी लिखेंगे बर्ड्स, बर्ड्स। अब जब प्लूरल हो गया तो मेन वर्ब में यस अथवा यस का प्रयोग नहीं करेंगे। और उड़ना की अंग्रेजी होती है फ्लाई, तो बर्ड्स फ्लाई।
अब देखिए ऑब्जेक्ट या अदर जो भी है, बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट, फ्लाई मेन वर्ब हो गया, आकाश में उड़ते हैं, कहाँ पे उड़ते हैं? आकाश में, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब देखिए यहाँ पे जैसे आकाश यानी पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में आकाश केवल एक ही है, तो यह एक विशेष चीज हो गई। इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हमने किया है। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यह आपका पहला वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य देखिए, राम का भाई सदैव मेरी सहायता करता है। देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। राम का भाई सदैव मेरी सहायता करता है। कौन सहायता करता है? राम का भाई। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा राम का भाई। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्रदर ऑफ राम, ब्रदर ऑफ राम। अब यहाँ पर एक वचन होगा तो सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट में यानी मेन वर्ब में यस अथवा यस जुड़ेगा। ब्रदर ऑफ राम हेल्प्स मेरी यानी मी, हेल्प्स मी। सदैव की अंग्रेजी लिखेंगे सबसे आखिरी में, अदर में आएगा सदैव। ब्रदर ऑफ राम हेल्प्स मी ऑलवेज। देखिए राम का भाई सदैव मेरी सहायता करता है। ब्रदर ऑफ राम हेल्प्स मी ऑलवेज, या राम्स ब्रदर भी लिख सकते हैं, लेकिन राम में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। ब्रदर ऑफ राम हेल्प्स मी ऑलवेज, यह हो गया इसका अनुवाद। 2 हो गया। अब तीसरा लिखते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तीसरा वाक्य होगा, मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता है। मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता है। उर्दू पढ़ना नहीं आता है। यह भी एक प्रकार का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी किसे नहीं आता है? मुझे। तो आई। यह देखिए नकारात्मक वाक्य है, इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। यहाँ पे नहीं शब्द आ गया तो नकारात्मक हो गया, इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। नकारात्मक वाक्य है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज आ जाएगी, क्योंकि डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए। तो सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज, डू अथवा डज। फिर इसके बाद तब लिखेंगे मेन वर्ब। अब यहाँ पर मेन वर्ब में कुछ नहीं जुड़ेगा, सीधे फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। इसका स्ट्रक्चर यानी नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज प्लस, यहाँ पर एक मिस्टेक है, डू अथवा डज के बाद नॉट का प्रयोग। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज के बाद नॉट का प्रयोग, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर। मुझे यानी मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता, यानी आई के साथ लगेगा डू। आई डू नॉट रीड
उर्दू। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, फिर हेल्पिंग वर्ड डू अथवा डज में आई के साथ डू लगेगा, आई डू, फिर नहीं के अंग्रेजी नॉट, आई डू नॉट रीड उर्दू। अगला वाक्य, मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं करता। अगला वाक्य है, मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं करता हूँ। यह भी नकारात्मक वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं करता हूँ, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट यानी आई के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू, आई डू के साथ हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नकारात्मक वाक्य आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट बिलीव I do not believe in your statement. स्टेटमेंट इसको यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। I do not believe in your statement, STATEMENT। I do not believe in your statement, मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं करता हूँ। अब 4 वाक्य हो गए, अब 5वें पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब इसको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख देते हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव का 2 स्ट्रक्चर होगा, तो एक यहाँ पे लिखते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो आएगा, इसको इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा हो गया क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट रहेगा क्वेश्चन में, ठीक नहीं रहेगा तो भी ठीक, इसको इसीलिए ब्रैकेट में लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगेगी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए यहाँ पे यह 2 हैं। हेल्पिंग वर्ब तब लगेगी जब वाक्य क्या, क्यों, कब, कैसे से शुरू होगा, और क्वेश्चन वर्ड तब आएगा जब कब, क्यों, कैसे या प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं। देखिए अगला वाक्य 5वां, क्या वह स्कूल प्रतिदिन जाता है? क्या वह स्कूल प्रतिदिन जाता है? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जरूरी है। देखिए यहाँ पर शुरू में आ गया, यानी पहला वाक्य पहले प्रकार का वाक्य है, तो हेल्पिंग वर्ब वह के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, वह के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, क्योंकि वह सिंगुलर है और डज सिंगुलर के लिए, डू प्लूरल के लिए। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज। पिछली वीडियो में एक वाक्य में हमने दे के साथ डज लगाया था, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, दे डू होगा वहाँ पे। तो यहाँ देखिए, क्या वह स्कूल प्रतिदिन जाता है? डज। अब सब्जेक्ट लिखेंगे ही। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, डज ही
डज ही, अब मेन वर्ब गो स्कूल डेली, DAILY, डज ही गो स्कूल डेली, क्या वह स्कूल प्रतिदिन जाता है। अगला वाक्य, अगला वाक्य देखिए, तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें कब पढ़ाते हैं। या दूसरे प्रकार का वाक्य है, यहाँ पे देखिए कब शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड जो हैं वह वाक्यों के बीच में आए हैं, वाक्य के बीच में आए हैं, तब इस दूसरे का लगाएंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कब की अंग्रेजी व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तुम्हारे बड़े भाई यानी योर ब्रदर, तो सिंगुलर है, व्हेन डज योर ब्रदर, व्हेन डज योर ब्रदर, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, टीच यू, तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें कब पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले व्हेन डज योर ब्रदर टीच यू, ये आपका इसका अनुवाद हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, सातवां वाक्य, इसमें देखिए तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें कब पढ़ाते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, व्हेन डज योर, यहाँ पर योर के साथ एल्डर जोड़ लीजिए, व्हेन डज योर एल्डर, एल्डर मतलब होता है बड़े, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, व्हेन डज योर एल्डर ब्रदर टीच यू, तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें कब पढ़ाते हैं। अगला वाक्य, वह कौन सी पुस्तक खरीदना चाहता है, क्वेश्चन मार्क, कौन सी पुस्तक, इसको लिखेंगे व्हिच, पूरा साथ में, व्हिच बुक डज ही बाई, वह कौन सी पुस्तक खरीदना चाहता है, व्हिच बुक डज ही बाई, यह इसका अनुवाद हो गया। एक आखिरी वाक्य देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, यहाँ पे देख लीजिए, यह लड़का सदैव सत्य बोलता है, यह लड़का सदैव सत्य बोलता है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यह लड़का यानी दिस बॉय स्पीक्स
SPEAKS. This boy speaks truth. TRUTH. This boy speaks truth always. तो यह कुछ प्रश्न थे जो हमने आपको जो कराया। जैसे आखिरी वाक्य था, यह लड़का सदैव सत्य बोलता है। दिस बॉय स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। तो इस प्रकार से हमने लगभग 2-3 सवाल 2-2 सवाल करके सारे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का आपको बताया। और अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इससे हो, जो भी सेंटेंस नया समझ में आए हो, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा और हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और इसके बाद जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया हमारा, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और फिर उसके बाद हो सकता है एक सॉल्व कराएं पेपर जो है प्रीवियस ईयर का, क्योंकि बीच बीच में एग्ज़ाम नज़दीक है तो बीच बीच में प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी सॉल्व कराते रहेंगे और एक क्रम से इसको हम चलाते रहेंगे। तो धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।